हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो होप। बच्चों, आपको मैं ये ब्लड सीरीज़ पढ़ा रहा हूँ। इस ब्लड में मैंने पहला वीडियो ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट करके बेटा पोस्ट किया था, वो आपने देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा वो मेरे यूट्यूब चैनल बायो होप पर देख सकते हैं जाके। दूसरा वीडियो मैंने ब्लड ग्रुप का बनाया, जिसमें ABO ब्लड ग्रुप, RH ब्लड ग्रुप, दोनों तरह के ब्लड ग्रुप मैंने समझाए हैं। आपको बड़ा मज़ा आने वाला है, वो वीडियो आप देख लेना। आज मैं उसका ये पार्ट 3 लेकर आया हूँ ब्लड ग्रुप का, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग को एक्चुअली हम ब्लड कोएगुलेशन भी कहते हैं। ब्लड क्लॉटिंग आल्सो नोन एज ब्लड कोएगुलेशन, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है, ब्लड बॉडी से बाहर निकलता है इंजरी होने के बाद, और फिर वो कोगुलेट कर जाता है हमारी बॉडी में। यहाँ कहीं कट लगा, बॉडी में कहीं कट लगा, ब्लड बाहर निकल कर आया, हम देखते हैं 2, 4, 5, 6 मिनट में वो ब्लड क्लॉट बनने लगता है वहाँ पर। ये प्रोसेस है पूरी, ये कैसे होती है ये मुझे आपको समझानी है। इस प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक एक स्टेप इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना आपके लिए ज़रूरी है। 11th क्लास के बच्चों के सिलेबस का ये पार्ट है, रिटन वर्क में उसमें आ सकता है क्वेश्चन ब्लड क्लॉटिंग का। क्लास 9 to 12 सभी बच्चों को समझना चाहिए, ये 12 के बच्चों को भी समझना चाहिए। 9 to 12 सभी बायोलॉजी के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से देख सकते हैं। मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ कैसे क्लॉट बनता है, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। देखिए, ये पूरी मैकेनिज्म मैंने यहाँ ब्लड क्लॉटिंग की दिखाई हुई है बनाकर। अभी मैं आपको एक एक करके एक स्टेप समझाने वाला हूँ, और इसका रिटन वर्क मैंने यहाँ लिख दिया है। इसका आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको अपने नोट्स में तैयार करिएगा, प्रिपेयर करिएगा। देखिए, ब्लड क्लॉट स्टार्ट कैसे होता है। सबसे पहले हमारी बॉडी में कहीं पर भी इंजरी होती है, कट लगा कहीं पर, कट निकल के ब्लड कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी। जो वेन्स हमारी कटी हैं, ब्लड वेसल्स हमारी कटी हैं, कहीं से कट लगने के बाद ब्लड बाहर आया है निकल के, ये लिखा इंजर्ड टिश्यू। जब टिश्यू इंजर्ड होता है, विच रिलीज द थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है एक्चुअली आपने देखा होगा, जो हमने आपको ब्लड इससे पिछले वाले वीडियो में जो ब्लड कार्पसल्स पढ़ाए थे, उसके 3 पार्ट थे। पहले 2 पार्ट में बांटा था, उसमें एक प्लाज्मा और एक ब्लड कार्पसल। ब्लड कार्पसल में भी RBC, WBC, प्लेटलेट पढ़ाए थे। RBC को एरिथ्रोसाइट्स कहते थे, WBC को ल्यूकोसाइट कहते थे, और जो हमारा प्लेटलेट वाला पार्ट होता है उसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते थे। तो थ्रोम्बोसाइट्स जो हैं, जिनको हम प्लेटलेट कह रहे हैं, जैसे इंजर्ड होते हैं हम कहीं पर, ब्लड कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से बाहर ब्लड आ रहा है निकल के, सबसे पहले जैसे ही वो ब्लड थ्रोम्बोसाइट एयर के कांटेक्ट में आते हैं, इट कन्वर्ट इनटू थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो सीधा सीधा हमने यहाँ लिख दिया है कि इंजर्ड टिश्यू से जो रिलीज होगा, जो पार्ट, वो होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये पार्ट ये निकलता है बाहर, ठीक है। हमने इसका सेंटेंस एक यहाँ लिखाया भी होगा। इस फैक्टर में जब हम पढ़ाएंगे तो इसमें हम बता देंगे कि थ्रोम्बोप्लास्टिन कैसे निकला, एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो वंस द एनी बॉडी इंजर्ड टिश्यू पार्ट रिलीज द थ्रोम्बोप्लास्टिन, इंजर्ड टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन बाहर निकला। कैसे बना थ्रोम्बोप्लास्टिन, मैंने आपको बताया। थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं सेल्स, प्लेटलेट, जैसी वो एयर के कांटेक्ट में आती हैं, बाहर ब्लड जब बाहर निकलता है तो वो थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाती हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, ब्लड प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट एंड रिलीज। जब ये डिसइंटीग्रेट होती हैं, यानी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, इनको तोड़ दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है, और इनसे क्या रिलीज होता है? इनसे प्लेटलेट फैक्टर 3 रिलीज होता है बेटा, और साथ साथ में प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन भी निकलती है। तो ठीक है, यहाँ जो हम दिखा रहे हैं इंजर्ड टिश्यू से डायरेक्ट बता रहे हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन निकली। यहाँ ब्लड प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट हुआ, उसने क्या रिलीज किया? उसने प्लेटलेट फैक्टर 3 रिलीज किया, साथ साथ में प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन भी रिलीज किया। तो कुल मिला के थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ भी, थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ भी रिलीज हो चुका है। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है कैल्शियम आयन और प्रोटीन की प्रेजेंस में, देखिए यहाँ भी थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन और प्रोटीन की प्रेजेंस में सबसे पहले कन्वर्ट होगा प्रोथ्रोम्बिनेज। ये एक एंजाइम का नाम है बेटा। तो इस थ्रोम्बोप्लास्टिन से कैल्शियम आयन और प्रोटीन की प्रेजेंस में ये लिखा थ्रोम्बिनेज नाम का एंजाइम डेवलप हो जाता है, ये बन जाता है, ठीक है। अब ये थ्रोम्बिनेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस थ्रोम्बिनेज एंजाइम की खासियत ये होती है, ये क्या काम करता है थ्रोम्बिनेज एंजाइम? ये एंजाइम सबसे पहले क्या काम करेगा? दिस थ्रोम्बिनेज एंजाइम इनएक्टिवेट द हेपेरिन। ये हमारी बॉडी में हेपेरिन एक एंटीकोगुलेंट प्रोटीन है, एक एजेंट है एंटीकोगुलेंट, जो हमारी बॉडी में ब्लड को जमने नहीं देता, उसका विरोध करता है, ब्लड के जमने का विरोध करता है हेपेरिन। तो ये ये लिखा ना प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम जो होता है, ये इनएक्टिवेट कर देता है हेपेरिन को। हेपेरिन जो पिगमेंट एंटीकोगुलेंट, मैं यह लिख दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, याद रहे। ये देखिए, हेपेरिन क्या? हेपेरिन एक एंटी कोएगुलेंट, ठीक है, एंटीकोगुलेंट, या ब्लड को जमने नहीं देने वाला
एजेंट, ठीक है, एक प्रोटीन, ये ब्लड में ही मौजूद होती है। तो ये लिखा प्रोथ्रम्बिनेज जो होता है इट इनएक्टिवेट द हेपेरिन एंड कैटालाइज रिएक्शन, एक रिएक्शन कैटालाइज करता है। कैसे होती है देखिए, प्रोथ्रम्बिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन कैसे हो रही है। ये प्रोथ्रम्बिनेज जो किससे बना है, थ्रोम्बोप्लास्टिन से बना है, ठीक है। और ये प्रोथ्रम्बिनेज एंजाइम सबसे पहले हेपेरिन को इनएक्टिवेट करता है और क्या रिएक्शन स्टार्ट करेगा। सबसे पहले ये प्लाज्मा में मौजूद एक प्रोथ्रम्बिन नाम की प्रोटीन है जो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, ठीक है। ये प्रोथ्रम्बिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में सबसे पहले एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो समझिए ध्यान को, यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझना है चीज़ों को। प्रोथ्रम्बिन नाम की एक इनएक्टिव प्रोटीन है जो प्लाज्मा वाले पार्ट में मौजूद है, थ्रोम्बिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में एक्टिव थ्रोम्बिन में बदल जाती है। ये भी एक प्रोटीन है एक्टिव थ्रोम्बिन, ठीक है। लेकिन एक्टिव थ्रोम्बिन जैसे ही बनता है, दिस एक्टिव थ्रोम्बिन, ये जो थ्रोम्बिन जो एक्टिव प्रोटीन जो है, ये वर्क एज ए एंजाइम, ये एंजाइम की तरह काम करने लगता है। तो दिस थ्रोम्बिन आल्सो कैटालाइज, ये फिर एक रिएक्शन कैटालाइज करेगा। ये ब्लड में मौजूद जो फाइब्रिनोजिन नाम की प्रोटीन है, फिब्रिनोजिन भी बोलते हैं इसको, ये फिब्रिनोजिन प्रोटीन जो होती है, इसे सोलुबल प्रोटीन एक्चुअली ये ब्लड में घुली रहती है, सोलुबल फॉर्म में होती है। तो जैसी फिब्रिनोजिन पर ये थ्रोम्बिन एंजाइम की रिएक्शन होगी और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में ये फिब्रिनोजिन प्रोटीन फिब्रिन में बदल जाता है। फिब्रिन मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, महीन महीन थ्रेड से बन जाते हैं, ठीक है। ये इनसोलुबल फॉर्म में आया, यानी सोलुबल से इनसोलुबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ये। अब ये फिब्रिन जो बन चुका है, ये महीन महीन धागों का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का एक जाल सा है, एक जाल नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर। अभी मैं डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा। ये फिब्रिन जैसे ही बनेगा हमारी, ये कहाँ बनता है, इंजर्ड पार्ट पर, जहाँ कट लगा है हमारी बॉडी में, उस जगह ये फिब्रिन जाल सा बनेगा, ठीक है। और इस फिब्रिन जाल बनते ही उस जाल में ये ब्लड सेल, जिसमें हमारी कौन कौन सी सेल्स होती हैं बेटा, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लाज्मा, ये सब फंस जाते हैं आके और ब्लड क्लॉट हो जाता है। ये कैसे हुआ प्रोसेस, मैं यहाँ एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, जैसे मान लो ये हमने कोई ब्लड वेसल है हमारी बॉडी में, इस ब्लड वेसल में ब्लड बह रहा है, ठीक है, ब्लड वेसल है पूरी। इस ब्लड वेसल में ये कट लगा है, ये बीच में मैंने कटा हुआ पार्ट बना दिया, ये कट लगा है। इसमें बहुत सारी RBC ऐसे करके RBCs होंगी, ऐसे RBC फ्लो कर रही हैं ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के पार्ट में RBC फ्लो कर रही है। हम पिछले वीडियो में आपको समझा चुके हैं कैसे प्लाज्मा में ये सारी सेल्स फ्लो करती रहती हैं, इस तरह से ये फ्लो कर रही हैं। इसके साथ साथ मान लो ये WBC भी यहीं पे सेल है कोई, ये WBC ये भी फ्लो कर रही हैं, RBC के साथ साथ WBC भी फ्लो कर रही हैं। ये भी प्लाज्मा में, प्लाज्मा एक लिक्विड फॉर्म होता, लिक्विड सब्सटेंस होता है, वहाँ पर ये फ्लो करते रहते हैं, ऐसे बहते रहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर प्लेटलेट सेल भी होंगी इसके अंदर। प्लेटलेट जो होती है ना, प्लेटलेट का शेप थोड़ा यूँ टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं, थोड़ा शेप ये इस तरह का, ये शेप है प्लेटलेट्स का, ये ऐसे बन जाता है, ये ऐसे प्लेटलेट्स ऐसे बन जाती है। तो हमने 3 तरह की सेल्स यहाँ बना के आपको दिखा दी ब्लड के अंदर। तो जैसे ही बेटा ये कट बनता है, ये कट जैसे लगा, ये कट यहाँ लगते ही अब ब्लड तो बाहर निकलेगा। सबसे पहले कट लगते ही तो ब्लड भागेगा, लिक्विड के फॉर्म में बाहर निकलने की कोशिश करेगा तुरंत। ये फिब्रिन सबसे पहले जब बनेगा ना, यानी फिब्रिनोजिन प्रोटीन जो सोलुबल फॉर्म में थी, थ्रोम्बिन एंजाइम की प्रेजेंस में, कैल्शियम की प्रेजेंस में, पहले फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में। तो देखिए महीन महीन थ्रेड से बन रहा है यहाँ पर, ये महीन महीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो रहा है ऐसे, ये महीन महीन थ्रेड्स ऐसे यहाँ बनने लगते हैं, इस तरह से जाली टाइप की सी बन जाती है, जाल नुमा स्ट्रक्चर बनने लगता है यहाँ कटिंग वाली जगह पर, ठीक है। अब इस कटिंग वाली जगह पर जो जाली से बन रही है, अब यहीं पर आकर ये जाली बन गई है बहुत महीन महीन, ठीक है, जैसे कपड़े की जाली होती है इस तरह से। तो ये इस जाली में ये हमारी RBC भी आके फंस जाएंगी, इस जाली में हमारा ये प्लेटलेट्स भी आके फंस जाएगा, प्लेटलेट्स, इस जाली में हमारी ये WBC भी आके फंस जाएंगी। तो ये सब सेल्स यहाँ फंसने वाली हैं और ये होल स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर ये बन के जो तैयार हो रहा है, इसको हम बोलते हैं बेटा क्लॉट। क्या बोलते हैं? क्लॉट। अब इस क्लॉट में कितनी चीज़ें थी जो मैंने आपको बोला, महीन धागों का, जो ब्लैक कलर के मैंने महीन महीन धागे बनाए थे जिनको हम फिब्रिन कह रहे थे, इनका एक जाल सा बन जाता है, ठीक है। और ये जो हमारी प्रोटीन एक हमने बना के यहाँ दिखाई थी, ये प्रोटीन, इस प्रोटीन को एक्टिवेटेड, जो हमारी जो प्रोटीन बॉडी के अंदर बनी है, उस प्रोटीन के बारे में जो हमने आपको बताया था अभी, उसमें कौन सी सेल्स मतलब मौजूद होती हैं, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स होती हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स। तो ये आप ध्यान करिएगा, देखिए सिंपल तरीका है समझने का। ये ब्लड फ्लो हो रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर, इसमें RBC, WBC, प्लेटलेट सभी तरह की सेल्स मौजूद हैं। जैसे ही जहाँ कट लगा, कट लगते ही ब्लड तो बाहर आएगा। जैसे ही ब्लड बाहर आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, तो ये प्रोसेस स्टार्ट होती है।
मैंने पूरी प्रोसेस आपको बताई। फाइनल स्टेप ये था जिसमें फिब्रिनोजन नाम की प्रोटीन थी जो सॉल्युबल फॉर्म में थी, ठीक, वो पहले कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में और फिब्रिन एंजाइम की प्रेजेंस में ये इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इसे फिब्रिन कहते हैं। फिब्रिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उस थ्रेड में ये बहुत सी ब्लड सेल्स जिनकी मैंने नाम बताया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सब इस फिब्रिन जाल में फंस जाते हैं। जब ये फंस जाते हैं तो जब एक चीज़ फंस गई, जैसे नाली में एक पाइप से पानी नीचे नाली में जा रहा है और उस पाइप के बीच में हम जाली लगा दें तो जो भी पानी इकट्ठा होकर नीचे गिरेगा उसमें जो कूड़ा कचरा होगा वो जाली में फंस जाएगा और इतना फंस जाएगा, फंसते 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 वो एरिया को बिल्कुल बंद कर देगा, फिर पानी नीचे नहीं जा पाता। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ हो जाती है। उस जाली जो जालनुमा जो स्ट्रक्चर बनाया, नेट लाइक स्ट्रक्चर जो बनाया फिब्रिन, उसके अंदर ये सारी जो सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट का बहुत बड़ा रोल है ब्लड क्लॉटिंग में। आपको पढ़ाया भी था ब्लड वाले इसमें, ये प्लेटलेट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ये बहुत सारी प्लेटलेट इसके माउथ पर आगे जमा हो जाती है जहाँ कट लगा होता है, ठीक है। और एक क्लॉट, वो हिस्सा थोड़ा सा जम जाता है, उसे क्लॉट बोलते हैं, क्लॉट बन जाता है। क्लॉट बनने में लगभग नॉर्मली, ठीक है, 8 से 12 मिनट लग सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस थी। इस पूरी प्रोसेस को मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है। पहले तो इंट्रोडक्शन की व्हाट इज कोएगुलेशन। कोएगुलेशन क्या होता है ये मैंने पहले बताया बच्चों को। किससे कहते हैं कोएगुलेशन? कोएगुलेशन का मतलब क्या है? ये जो कोएगुलेट हुआ है ब्लड, यहाँ पे सबसे पहले जब ब्लड पहले निकलता है तो वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, लेकिन जब वो कोएगुलेट करने लगता है, जमने लगता है तो थोड़ा जेली नुमा स्ट्रक्चर, जेली स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, उसे कोएगुलेशन कहते हैं। ये मैंने लिखा है पहला पॉइंट। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड ब्लड, यानी ब्लड जो लिक्विड था उसका कन्वर्जन हो रहा है किसमें? सेमी सॉलिड जेली लाइक स्ट्रक्चर, एक सेमी सॉलिड जेली लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको हम कोएगुलेशन कहते हैं। ये पहला पॉइंट था हमारा कि कोएगुलेशन क्या होता है, जो ये हेडिंग पड़ी थी ब्लड कोएगुलेशन, ठीक है। इसके बाद पूरी मैकेनिज्म मैंने ये लिख दी जो मैंने अभी आपको समझाई थी, उसको स्टेप बाय स्टेप लिखा। सबसे पहले क्या होता है? प्लेटलेट्स एंड इंजर्ड टिश्यू, यानी ये वाली प्लेटलेट्स और ये जो इंजर्ड टिश्यू है इसकी बात हो रही है, ठीक है। प्लेटलेट्स एंड इंजर्ड टिश्यू रिलीज द थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये दोनों ही क्या काम करते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज कर देते हैं। आपने देखा यहाँ रिलीज हुआ, इंजर्ड टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ रिलीज हुआ और प्लेटलेट से थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ रिलीज हुआ, रिलीज हो गया, ठीक है। दैट इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम। ये दोनों ही मिलके एक एंजाइम बनाने में हेल्प करते हैं ब्लड के अंदर, जिसका नाम है प्रोथ्रम्बिनेज। इन दोनों की हेल्प से जो एंजाइम बना उसका नाम है प्रोथ्रम्बिनेज। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया इसका। थर्ड स्टेप में अब प्रोथ्रम्बिनेज क्या काम करता है वो लिखा है बेटा। थर्ड स्टेप में ये लिख दिया, प्रोथ्रम्बिनेज इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन मत भूलना, क्वेश्चन आता है कौन सा मेटल है जो ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो कैल्शियम आयन है, ध्यान रखिएगा, हर जगह यूज होगा इनका। प्रोथ्रम्बिनेज इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन कन्वर्ट इनएक्टिवेट प्लाज्मा प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनएक्टिवेट प्लाज्मा प्रोटीन जिसका नाम प्रोथ्रम्बिन था, उसको कन्वर्ट करके एक्टिव थ्रम्बिन में बदल रहा है। देखो ये प्रोथ्रम्बिनेज था, ये इनएक्टिवेट प्लाज्मा प्रोटीन है, कौन सी? प्रोथ्रम्बिन। कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, प्रोथ्रम्बिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक्टिव थ्रम्बिन में कन्वर्ट हो रही है। यही पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। इसके अगला स्टेप, ये जो थ्रम्बिन जो कन्वर्ट हुआ था ये क्या काम करेगा? ये थ्रम्बिन कन्वर्ट द सोलुबल फाइब्रिनोजन, यानी सोलुबल फॉर्म में जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन थी उसको फिब्रिन में यानी इनसोलुबल में बदल देगा। ये देखिए आप, ये थ्रम्बिन क्या काम कर रहा था कैल्शियम की प्रेजेंस में, दोबारा से ये फिब्रिनोजन जो सोलुबल फॉर्म में थी उसको इनसोलुबल फिब्रिन में कन्वर्ट कर रहा है। ये हमारा लास्ट पॉइंट निकल के आ गया। इसके बाद एक पॉइंट और हम यहाँ लिख रहे हैं, फिब्रिन। ये फिब्रिन मतलब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो ये बन चुका है ऑलरेडी। फिब्रिन फाइबर्स इंट्रैप्स। इंट्रैप्स का मतलब क्या होता है ये मैंने जगह छोड़ दी, आपको बता दूं। इसका मतलब होता है फंसना या फंसाना, कोई चीज़ फंस रही है यहाँ पर, ठीक है। यह फंसना या फंसाना एक ही वर्ड है, ठीक है सर। तो आपने देखा होगा यहाँ पर ये जालीनुमा स्ट्रक्चर जो बन रही थी, क्लॉट बन रहा था, तो पहले फिब्रिन का जाल सा बना, उस जाल के अंदर बहुत सी ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और खासतौर से प्लेटलेट बहुत बड़ी तादाद में है, इसके माउथ पे इकट्ठी हो जाती हैं। जैसे बेल्डिंग कर दिया हो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है पूरा, और बिल्कुल बंद कर देती है जाली को, और वहाँ से ब्लड का बहना फिर बंद हो जाता है, पपली टाइप की जम जाती है लास्ट में। आपने देखा वो बंद हो जब ब्लड जम जाता है तो ये फिब्रिन फाइबर इंट्रैप्स, इंट्रैप्स वर्ड है, इंट्रैप्स का मतलब फंसना या फंसाना एक ही बात है। तो ये फिब्रिन फाइबर इंट्रैप्स द प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट को इंट्रैप्स करते हैं, रोक लेते हैं, और ब्लड सेल को भी इंट्रैप्स कर लेते हैं। इंट्रैप्स कैसे कैसे कर रहे हैं? प्लेटलेट्स को और ब्लड सेल्स को और प्लाज्मा को, और टू फॉर्म द ब्लड क्लॉट। फाइनली ब्लड क्लॉट बन जाता है। आपने देखा होगा फिब्रिन प्रोटीन कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, थ्रम्बिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में फिब्रिन बना दी, उसमें ब्लड सेल फंस जा रही थी और क्लॉट बन रहा था हमारा, ठीक है, ध्यान रखिए, क्लॉट, ब्लड का क्लॉट बन रहा था। अब टोटल बना नॉर्मल क्लॉटिंग में कितना समय लगता है, तो आपको मान चाहिए नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम जो होता है लगभग 8 to 12 मिनट्स होता है। कई बुक्स में ऐसा मेंशन है, तो इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। अब
छोटा सा एक पोर्शन है जो आपसे डिस्कस कर दूं, कहीं मिलेगा नहीं आपको। जनरली लोग इसमें बताते हैं कैस्केड थ्योरी, थोड़ी सी एक थ्योरी दी गई थी कैस्केड थ्योरी ब्लड क्लॉटिंग के संबंध में। ये जो पूरी प्रोसेस मैंने डिस्कस की आपसे, आफ्टर इंजरी जो ब्लड रिलीज हो रहा था और ये अलग अलग स्टेप्स जो कई सीरीज में कन्वर्ट हुआ जाकर फाइनली कई 3 स्टेप्स के बाद लगभग वो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, फाइनली वो क्लॉट बन गया था। तो ये इंजरी के बाद जो कई स्टेप्स में जो सीरीज ऑफ क्लॉटिंग जो पूरी चल रही है, ये कैस्केड थ्योरी का पार्ट है। देखिए इसमें लिख दिया मैंने यहाँ पर, द सीरीज ऑफ स्टेप दैट अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट आफ्टर इंजरी, मतलब इंजरी के बाद जो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड हो रहा है कई स्टेप में हो रहा है बाय द एक्टिवेटिंग कैस्केड ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन कई उसमें हेल्प कर रही है, ठीक है। इस कॉल्ड क्लॉटिंग फैक्टर, इनको क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में किसी को पढ़ना है तो इसके भी तीन इसके स्टेप में इसको डिवाइड किया गया, ठीक है। तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, एक इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और कॉमन टाइप के 3 स्टेप्स होते हैं। जिन्हें डिटेल में पढ़ना है वो डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। आपके सिलेबस के लिए काफ़ी है जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है बेटा, ठीक। तो हेपेरिन का रोल बहुत अच्छा था। एक एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस होता है जो हमारे ब्लड में मौजूद होता है। एक्चुअली ये बनता कहाँ है, लोग ये पूछ लेते हैं कभी कभी, आंसर पूछ लेंगे हेपेरिन का फॉर्मेशन बॉडी में कहाँ हुआ। तो हेपेरिन का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में लीवर में होता है। इसके साथ साथ लीवर के साथ साथ ब्लड सेल्स में भी होता है। ब्लड सेल्स कौन कौन सी, ब्लड सेल में हमारी मास्ट सेल, बेसोफिल सेल, उन सब जगह हो जाता है। अभी मैं यहाँ थोड़ा लिख के दिखाता हूँ कुछ प्रोटीन्स हैं बॉडी में कहाँ बनती हैं। देखिए लीवर जो है किन किन चीज़ों को बना रहा है हमारी बॉडी में, यहाँ देखें। जैसे लीवर है तो लीवर में 2 ब्लड प्रोटीन तो फॉर्मेशन हो ही रही हैं जो वहाँ मैंने पढ़ाई आपको। एक तो थ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन, एक प्रोथ्रोम्बिन जो होती है लीवर बनाता है, इसको लीवर के अंदर फॉर्मेशन होता है। और एक फाइब्रिनोजन, फिब्रिनोजन भी कहते हैं, फिब्रिनोजन। ये दोनों ही प्रोटीन्स हैं, ये दोनों ही प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, लीवर के अंदर हो रहा है। साथ साथ यहाँ पर मैंने हेपेरिन का भी वर्ड यूज़ किया, हेपेरिन भी बन रहा है। लेकिन हेपेरिन लीवर के साथ साथ और भी देखिए कहाँ पर, लीवर के साथ साथ ब्लड सेल्स में भी इसका फॉर्मेशन होगा। ब्लड सेल्स में खास तौर से कौन सी सेल्स, एक मास्ट सेल में बता दे रहा हूँ आपको, और एक बेसोफिल सेल जो होती है हमारे WBC में, बेसोफिल सेल, इन जगह से फॉर्मेशन होता है। हेपेरिन का फॉर्मेशन हमारे ब्लड सेल में हो रहा है, जैसे लीवर बनाने में इसमें हेल्प कर रहा है। और लीवर मेनली प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन दोनों प्रोटीन बनाता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, कैसे होगा। अब हेपेरिन देखिए नेचर ने एक ऐसा सिस्टम हमारी बॉडी में बनाया है, ये सब मिलके जितने सब्सटेंस यहाँ लिखे हैं ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो कोई हो। आप देखिए थ्रोम्बोप्लास्टिन बना, थ्रोम्बोप्लास्टिन से क्या बनाया, प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम बनाया, जिनने हेपेरिन को इनएक्टिवेट कर दिया। हेपेरिन बॉडी के अंदर होता है, वो किसी भी हालत में ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा। इन सब के ऊपर भारी है, इन सब पे अपना हुक्म जमाता है कि नहीं ब्लड को जमने नहीं देना, जो जमेगा उसको हम काट डालेंगे, उसको नष्ट कर देंगे, धमकाता है सबको। तो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, इन सब फैक्टर्स के ऊपर उसकी नज़र रहती है। तो हेपेरिन काम होता है ब्लड को क्लॉट ना होने देना। लेकिन प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करता है, उसको इनएक्टिवेट कर देता है ब्लड क्लॉटिंग के समय। जब वो इनएक्टिवेट हो जाता है तो ये प्रोसेस स्टार्ट होती है हेपेरिन की अब्सेंस में। ये प्रोथ्रोम्बिन सबसे पहले इनएक्टिवेट प्लाज्मा, ठीक है, होती है ब्लड में, उसे कैल्शियम की प्रेजेंस में पहले एक्टिव थ्रोम्बिन में बदलेगा। एक्टिव थ्रोम्बिन फिर एंजाइम की तरफ वर्क करने लगेगा। वो फिब्रिनोजन जो सोलुबल फॉर्म में थी कैल्शियम की आयन की प्रेजेंस में, फिर उसे फिब्रिन में इनसोलुबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। फिब्रिन बनते ही ब्लड सेल उसमें फंसेंगे, क्लॉट बन जाएगा। इस तरह से बन रहा था। तो हेपेरिन का बहुत बड़ा रोल है। हेपेरिन एंटी कोगुलेंट इसलिए कहते हैं, एंटी कोगुलेंट, एंटी मतलब विरोधी है, कोगुलेंट मतलब जमने का, मतलब ब्लड को जमने से रोकने का काम करता है। ये इसका मेन काम है। इसके अलावा एक विटामिन के का भी बहुत रोल होता है। विटामिन के ये भी ब्लड क्लॉटिंग में इसका बहुत बड़ा रोल है। ये भी ब्लड क्लॉट करना चाहता है। ब्लड को आपने पढ़ा होगा, कहीं किताबों में पढ़ा होगा ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो आपने देखा विटामिन के। लेकिन अभी तक कहीं भी विटामिन के का इसमें जिक्र नहीं आया, लेकिन रोल बहुत बड़ा है इसका। विटामिन के क्या होता है, हमारे ब्लड में मौजूद रहता है, ठीक है। विटामिन के क्या होता है, इन सबको एक्टिवेट करता था। हाँ भैया चलो ब्लड जमाओ। लेकिन ब्लड जमाने में, ब्लड क्लॉट करने में विटामिन के को रोकने का काम कौन कर रहा है, हेपेरिन। क्योंकि हेपेरिन एक एंटीकोगुलेंट्स है, वो ब्लड को जमने नहीं देता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सब्सटेंस जो बॉडी के अंदर हैं, जब तक बॉडी के अंदर हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर हैं, तब तक ये एक्टिवेट है। ये हेपेरिन ये जनरली ब्लड को जमने नहीं देगा। ये इन सब फैक्टर्स के ऊपर भारी रहता है, इनके ऊपर रुआब जमाता है अपना, और ब्लड को नहीं जमने देता किसी भी तरह से, ठीक है। लेकिन जैसे ही ब्लड कट लगा बॉडी में कहीं और ब्लड बाहर निकल कर आया, जैसे ही हेपेरिन एयर के कांटेक्ट में आया, फिर ये इनएक्टिवेट हो जाता है।
फिर ये काम नहीं करता। समझ लीजिए एक तरह से उसकी डेथ हो गई, अपंग हो गया, लुल हो गया, कोई काम नहीं करेगा ये, ठीक है। जब ये काम करना बंद कर देगा तो ये सारे फैक्टर फिर हावी हो जाएंगे, फटाफट जल्दी से ब्लड को जमा देंगे, ब्लड क्लॉट हो जाता है इस तरह से। तो ये बात है। तो कुल मिला के विटामिन के बारे में खासियत ये भी है कि बॉडी के अंदर रह रहा है, इन सबको प्रमोट करने की कोशिश, इनको सबको मतलब कोशिश कर रहा है इन सबसे कि ब्लड को क्लॉट करें, लेकिन ब्लड को ये क्लॉट नहीं कराने दे रहा है, मैंने बताया है पहले। तो ये विटामिन के बहुत कोशिश करेगा, लेकिन ये अपना जब तक ये अंदर रहेगा वेसल के अंदर हेपेरिन, ये एंटीकोगुलेंट है, ये उसे ब्लड को जमने नहीं देगा। अगर ये कहीं फंस जाए, कहीं पे ब्लड को क्लॉट कर दे किसी कारण, तो ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फंस जाएगा। क्लॉट बनने का मतलब ब्लड वेसल के अंदर ब्लड का क्लॉट आने का मतलब वहाँ पे ब्लड वेसल बंद होने लगेगी, ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। अब बॉडी में ब्लड प्रेशर तो लगातार आप जानते हैं ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर जो बॉडी के अंदर जाता है, फ्लो होता है ब्लड पहले 120, फिर वापस लौट के ब्लड प्रेशर वो वापस ब्लड वापस आता है वो 80। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 2 टर्म होते हैं, आपने देखे होंगे। तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर की रेशियो कितना होता है, BP 120/80। उसी प्रेशर से जो ब्लड जब आगे बढ़ेगा और ये विटामिन के अगर ब्लड को जमाने में हेल्प कर रहा है, कहीं क्लॉट बना देगा, तो वो प्रेशर जब उसको क्लॉट को पड़ेगा, तो अब क्लॉट तो बन चुका, ब्लड आगे बढ़ नहीं रहा है, तो वो पीछे के हिस्से में उससे क्लॉट से पहले वाला हिस्सा थोड़ा स्वेल करने लगेगा, स्वेल फूलने लगेगा। और ज़्यादा प्रेशर पड़ गया तो हो सकता है हमारी जो वेन्स होती हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो बस्ट भी हो जाएँ। लेकिन अमूमन क्या होता है, बॉडी के वो जो बस्ट हुई हैं, कहीं से ब्लड वेसल अगर बस्ट हो रही है, वो एक तरह का हेमरेज कहलाता है बेटा। ब्लड वेसल का बस्ट होना हेमरेज कहलाता है। जनरली यह बॉडी के अंदर ब्लड वेसल में जगह थोड़ी होती है, तो ब्लड क्लॉट इतनी जल्दी नहीं बनता, वो आगे प्रेशर के ज़रिए से आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो ब्रेन वाला हिस्सा है हमारा, उस ब्रेन के अंदर बहुत महीन बहुत थिन ब्लड वेसल्स होती हैं, वेंस बहुत महीन होती हैं। उन महीन वेंस के अंदर का ये अपना रोल प्ले कर देता है विटामिन के। अगर ब्लड को क्लॉट बना देता है तो क्या होता है, फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब ब्लड का प्रेशर बढ़ता है ब्रेन की उन वेंस के ऊपर, तो वो वहाँ बस्ट होती हैं और ब्लड का क्लॉट बन जाता है। अक्सर आपने सुना होगा किसी को कि उनकी डेथ हो गई, ब्रेन हेमरेज हो गया था। तो कब होता है, ब्रेन के अंदर वेंस में जब ब्लड क्लॉट बन जाता है किसी कारण, विटामिन के की हेल्प से अगर ये क्लॉट बनाने में कामयाब हो जाता है, तो ये समझ लीजिए एक तरह से मौत को दावत देने वाली बात है। जहाँ भी क्लॉट बनेगा मौत को दावत देने वाली बात होती है। तो हमेशा एयर से कुछ कुल मिला के इस विटामिन के को इनएक्टिव करने का मेन रोल जो दिया गया है वो हेपेरिन को ही है। तो ब्रेन हेमरेज कब होता है, मैंने कंडीशन आपको समझाई, जनरली ब्रेन में देखने को मिलता है। इस वीडियो में बेटा इतना ही। जो चीज़ें थी इसकी मैंने सारी आपको डिस्कस कर दी, पूरा एक डायग्राम के थ्रू पूरी प्रोसेस ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, बिल्कुल सिंपल वे में एक एक चीज़ क्लियर करके लिख दी है, साफ करके, और उसका मैटर यहाँ मेंशन कर दिया है। पूरा नोट्स तैयार है। कैस्केड थ्योरी के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है, ब्लू कलर से लिख दिया है, ठीक है। और कहाँ कहाँ कौन चीज़ें बन रही हैं ये बता दिया है। जो मेन क्वेश्चन नीट में अक्सर आते हैं तो पूछे आते हैं 2-4 क्वेश्चन, वो मैसेज जनरली बोल देता हूँ आपको, ठीक है। कौन सा विटामिन ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, आपको मालूम है विटामिन के, हालांकि इसका कहीं यहाँ जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी विटामिन के इसका आंसर है, क्योंकि बॉडी के अंदर ये अपना रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, ब्लड को क्लॉट करने में। दूसरी चीज़, कौन से मेटल्स, कौन से तत्व हैं, कौन से मेटल्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग हेल्प करते हैं, सिर्फ कैल्शियम Ca++, Ca2+ कह लो। तो ये कैल्शियम आयन जो होते हैं ये रेस्पॉन्सिबल हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए, मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। कैल्शियम आयन रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, हेल्प करते हैं। कौन कौन सी प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में रेस्पॉन्सिबल होती है, 2 प्रोटीन मेन है, प्रोथ्रम्बिन और फेब्रिनोजन। फेब्रिनोजन फाइनली सोलुबल फॉर्म में होता है, यानी ब्लड में घुला हुआ होता है, और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में और थ्रम्बिन एंजाइम की प्रेजेंस में तुरंत फेब्रिन में बदल देता है, यानी इनसोलुबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये घुल नहीं पाते थ्रेड जो होते हैं, ये आसानी से जो कटिंग वाली जगह होती है उसके माउथ पर इकट्ठे हो जाते हैं, जालीनुमा स्ट्रक्चर फेब्रिन का बना लेते हैं, उसके अंदर सारी ब्लड सेल फंस जाती हैं और क्लॉट बना लेती हैं, ठीक है, इस तरह से। तो और एंटीकोगुलेंट कौन सा सब्सटेंस है, आपको मालूम है, हेपेरिन, ठीक है। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निकल के आते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बेटा अच्छा लगा होगा, आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा इस वीडियो को समझने में, ठीक है। मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन का बटन दबाइए। जय हिंद।